भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते एक दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन रहते हैं उनके, और क्लिप्स भी शेयर होते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक मैं देख रही थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की हालत देखकर समझ में नहीं आता कि जिन्ना साहब ने हमें हिंदुओं से अलग करने पर हम पर एहसान किया है या हिंदुओं पर एहसान किया था। तो देखिए, जब हम देखते हैं ना कि जो फर्क नजर आ रहे थे, ओ कितने थे, 80 कितने हैं। जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं, 600 अरब डॉलर की किस्मत क्या बोले बड़ी खराब है। खराब ऐसे कि जहां ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी, और अभी इंडिया और ब्राजील ने मिल करके 3 कंट्रीज की एंट्री रोकी। लेकिन चाहिए शायद पाकिस्तान से जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक आर्टिकल पढ़ा है जो किसी ने लिखा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकॉनमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकॉनमी। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकॉनमी विल बी द 3rd बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। दूसरी किस्मत उनकी खराब हुई कि कल ही निशा देसाई बिस्वाल, जो कि पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी अमेरिका की, वो अब बन गई हैं अमेरिका की यूएस फाइनेंस एजेंसी की डेप्यूटी सीईओ। साहब, ये साडी सारी कहानी मुकाबला सी करना इंडिया के मुकाबले 2% ने नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं सर, 2% बड़ा होता है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आईटी की फील्ड में अपना झंडा गाड़ने के बाद भारत ने सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी अपना कदम मजबूती से रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। साथ ही साथ भारत के $600 बिलियन फॉरेन रिजर्व होने पर पाकिस्तान में बम फूटने जैसे हालात हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। अब ये यूएस फाइनेंस एजेंसी है क्या? ये यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि कम इनकम ग्रुप के कंट्रीज और मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज में डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और वो हेल्प करता है कि वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। ये एक पोस्ट और एक इंडियन के पास पहुंच गई। पहले साउथ एशिया इंचार्ज हुआ करती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट में। उस समय इनको प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन अब एक ऐसी जगह बैठ गई हैं जहां से पाकिस्तान के डेवलपमेंट के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं।
IMF में गीता गोपीनाथ और यहाँ पे निशा देसाई बिस्वाल। खैर ये चीजें पाकिस्तान को हमेशा हाउंट करती रहती हैं कि निशा देसाई बिस्वाल हो या हमारे यहाँ की महिलाएं भी कहाँ पहुंची और वर्ल्ड बैंक में बग्गा साहब बैठे। देखिए हर जगह आपको इंडियन मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है कि कहाँ तक बचोगे बेटा, हम तो तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, जहां पहुंचोगे हमें राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है बिल्कुल उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपना कोई काम निकलवाने के लिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है और जैसे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो तो किसी के दबाव में आएंगे नहीं। कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे पाकिस्तान में कि जी इंडिया की पूरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया चल ही बॉलीवुड के सर पे या क्रिकेट के सर पे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें एजुकेशन जब मिली, हमें थोड़ा पता चला, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फिर अब हर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के बच्चे को पता है जी इंडिया शायद आईटी के सर पे चल रहा है, जबकि इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं, लाइक मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब शाइन करेगा। तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं और अब लग ये रहा है कि थर्ड टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनका तो खैर पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती कि यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस। तो वो उसमें 1-2 जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खास तौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं
जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं, खुद खाएं और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं, ऐसा भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया था कि जी साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और लोग यहीं की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाया और एक बार फिर इंपोर्ट इनको ओपन करनी पड़ी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जिसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली देखना होगा, ये भूल कर कि जी भारत के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, जो कि असल में नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो चला करती है। अदरवाइज आप भी इंडियन लोगों से बात करते हैं, मैं भी इंडियन बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, शोज भी करती हूँ, और हमने उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं भी नफरत नहीं देखी। ठीक है, और ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो बेंगलोर की बात करें तो वो आईटी हब कहलवाता है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वो इमर्जिंग आईटी हब कहलवाता है। फिर हैदराबाद की अगर बात करें, वहां वो आईटी के नाम से बहुत फेमस है। इसी तरीके से अभी इंडिया जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू में जब लिथियम फाउंड हुआ और इस तरीके से जो जब काम हुए, डेवलपमेंट हुई, तो वहां पे आईटी के हवाले से, वहां पे डेवलपमेंट के हवाले से बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई एक सिटी, कोई एक एरिया ऐसा मुझे आप बता सकती हैं कि जहां पे हम ये कह सकें? एक अरफा करीम टावर लाहौर में मौजूद है जी, आईटी के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी बेसिक कोर्स करवाए जा रहे हैं। तो समझ लें कि छोटे छोटे कोर्स जो शायद हमें ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। क्या फर्क समझती हैं? एक साइड पे हम बेंगलोर देखते हैं, एक साइड पे गुड़गांव देखते हैं, हैदराबाद देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान में जब भी बजट बनाया जाता है तो उसमें एजुकेशन बजट बहुत कम होता है, और जाहिर है कि हमें एजुकेशन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी डिफेंस की है। तो सारा बजट हमारा शायद डिफेंस में और दूसरी चीजों में चला जाता है, लेकिन एजुकेशन का बजट हर साल पहले से कम ही होता है। अभी भी जो बजट दिया गया है उसमें सिर्फ 5.5% जो है एजुकेशन का बढ़ाया गया है, जबकि 15% बजट जो है वो डिफेंस का बढ़ाया गया है। तो इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो जाहिर है खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए हमें तो कोई वो हम कह ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ भी इसी किस्म की तरक्की हो, इसी किस्म की डेवलपमेंट दिखे जो इंडिया में है, या इवन जो वहां पे बांग्लादेश में है। तो वहां पर भी, बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त अपनी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एजुकेशन को ही अगर सिर्फ ठीक कर लेगी कोई भी गवर्नमेंट आके, तो बहुत सी चीजें संभल जाएंगी।